नमस्ते दोस्तों, यह घटना मेरे जीवन की सच्ची कहानी है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे नौकर का नाम आरुष था। वह देखने में इतना मासूम और सुंदर था कि कोई भी पहली नजर में उसे पसंद कर लेता। मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी करीब 7 साल पहले अभय नाम के एक सीधे साधे मगर बहुत कंजूस इंसान से हुई थी। अभय अपने स्वभाव से भले इंसान थे, मगर पैसों को लेकर बेहद सतर्क रहते थे, या यूं कहें कि कभी कभी हद से ज्यादा कंजूसी करते थे। एक दिन अभय घर पर एक लड़के को लेकर आए। वो लगभग 18 से 19 साल का रहा होगा। उन्होंने कहा, यह लड़का अनाथ है, इसलिए अब हमारे घर में रहेगा और सारे काम करेगा। बदले में इसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी काफी है इसके लिए। इस पर मैंने चौंकते हुए अभय से पूछी, लेकिन यह तुम्हें कहां से मिला? तब अभय ने सहजता से जवाब दिया, मेरे एक पुराने दोस्त के यहाँ यह काम करता था, लेकिन अब वो ओमान चला गया और जाने से पहले उसने इस लड़के को मुझे दे दिया और कहा कि यह बहुत शांत और मेहनती लड़का है, बस इसे रहने को एक कोना दे दो, कोई परेशानी नहीं होगी। बदले में घर का सारा काम करेगा। वैसे भी हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक हमारा है और एक ड्राइंग रूम है। फिर आगे अभय ने कहा कि उसे आंगन में एक खाट दे देंगे, वो उसी पर सो जाया करेगा। इस पर मैंने थोड़ी झिझक के साथ हाँ कह दिया। फिर अगली सुबह से ही आरुष ने घर के सारे छोटे बड़े काम संभाल लिया। बिना कुछ बोले वह बर्तन धोता, झाड़ू पोंछा करता और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। हालांकि उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सी शांति थी और साथ ही कुछ ऐसा जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी। फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि आरुष सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है, क्योंकि उसके व्यवहार में कुछ असामान्यता था, जैसे वो हमारे बारे में पहले से सब कुछ जानता हो, जैसे वो रात को सोता ही ना हो। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद वो एक कोने में बैठा था, तो मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया और उसे दिया, तो उसने चुपचाप लेकर खा लिया। फिर मैंने उससे कहा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? इस पर उसने कहा, मैं आपसे क्या बात करूं मालिकिन? इस पर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैंने अपनी आंख खोली थी तब मैं एक अनाथ आश्रम में था। फिर जब मैं 6 साल का हुआ तब एक आदमी मुझे वहां से यह कहकर ले गया कि उसके घर कोई बच्चा नहीं है और वो मुझे पालना चाहता है। तब उसने कहा था कि वह मुझे अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन मुझे 6 साल की उम्र से ही घर के कामों में लगा दिया। भारी चीजें लाना, बर्तन धोना, मेहमानों को खाना परोसना, यही मेरी जिंदगी बन गई। फिर जब वह बूढ़ा आदमी मर गया तो उसकी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद से मैं नौकर का काम करने लगा। फिर जिसने भी मुझे रखा, बस 2 रोटी के बदले घर का सारा काम करवाया। तब आरुष के मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारा कैसे जी रहा था। फिर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ पैसे भी दूंगी। असल में तब मेरे पति की भी सैलरी ज्यादा नहीं थी। तभी उसने कहा, नहीं मालिकिन, रहने दीजिए, आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे रही हैं, वही मेरे लिए बहुत है। मेरा कौन है जो मेरी चिंता करेगा या जिसके लिए मुझे पैसे बचाने हैं? तब उस लड़के के लिए मेरे दिल में दया और सहानुभूति पैदा होने लगी थी, पर मुझे क्या पता था कि यही सहानुभूति मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। तब मेरे पति का काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी का बॉस महीने में 1 बार उन्हें किसी दूसरे शहर भेजता था। तब जब भी वो बाहर जाते थे तो 5 से 6 दिन में ही लौटते थे। तब मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा, अगर मैं एक अनाथ लड़के के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो शायद भगवान खुश हो जाएंगे और मुझे भी संतान का सुख मिलेगा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिन बाद मेरे पति फिर काम से दूसरे शहर चले गए। तब मैं घर पर अकेली थी और वह लड़का था जो अब 18-19 साल का था, वही घर में सारा काम कर रहा था। तब उसी समय मैंने पहली बार उसकी मासूमियत को करीब से देखी। तब मैं रसोई में आटा गूंथ रही थी और वो तभी रसोई में आ गया।
तब मैं उस समय बिना दुपट्टे के रसोई में काम कर रही थी। तब मुझे नहीं पता था कि एक 18-19 साल के लड़के की आंखों में ऐसी नज़र भी हो सकती है। तब मैं आटा गूंथ रही थी और तभी वो बहाना बनाकर कि बर्तन धोने हैं नल के पास आकर खड़ा हो गया, जो मेरे ठीक पीछे था। तब मैं भी उस समय अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा हो, जैसे कोई मेरी खूबसूरती को अपनी नज़र से चीरता जा रहा हो। तभी मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो 18-19 साल का लड़का मुझे ही घूर रहा था, कभी मेरे चेहरे की तरफ तो कभी मेरे शरीर की तरफ। ये देखकर मैं घबरा गई और तुरंत ही रसोई के गेट पर लटक रहा अपना दुपट्टा उठाई और ओढ़ ली। फिर आटा को जल्दी जल्दी गूंथ कर एक डिब्बे में डाल दी और फ्रिज में रख दी। फिर तुरंत रसोई से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। फिर पलंग पर बैठकर सोचने लगी, आखिर उस लड़के ने मुझे इस तरह क्यों देखा। लेकिन फिर खुद से बोली, शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि वो लड़का तो बहुत सीधा साधा है, इसलिए वो ऐसा क्यों करेगा। हालांकि भगवान ने औरतों को एक खास एहसास दिया है जिससे वो किसी की बुरी नज़र को पहचान लेती है। तब मैंने भी वही महसूस किया था, लेकिन मैंने सोचा कि वो तो सिर्फ 18-19 साल का है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। और ये सोचकर मैंने बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने जैसे मुझसे अपनी मजबूरी की बातें बताई थीं, तब मैंने उसके लिए अपने दिल में दया महसूस की थी। फिर मैं सब कुछ दिमाग से निकाल कर थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो देखी कि वो घर की सफाई कर रहा था। तब मैं जाकर सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। तब मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखी। तब वो अपने काम में ही लगा था। तब मुझे लगा शायद मैंने ही उसके बारे में गलत सोचा है। फिर रात को खाना खाने के बाद उसने कहा, मालकिन, बाहर बहुत ठंड हो गई है, अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं कमरे में सो जाऊं। तब उसकी बात सही थी, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और रात को सचमुच ठंड बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा, कब तक ये लड़का आंगन में ठिठुरता रहेगा। तब मेरे घर में एक कमरा ऐसा था जिसे मैंने अपनी सिलाई मशीन और कुछ सामान के लिए रखा था। हालांकि वो कमरा छोटा था, लेकिन वहीं बहुत से कपड़े और चीज़ें रखी थीं। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे उस कमरे में सो जाना और उसमें कि मेरी चीज़ें थोड़ा इधर उधर करके वहाँ जगह बना लेना। इस पर वो बोला, मालकिन, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई। तभी वो बोला, मालकिन, मैं ज़मीन पर ही बिस्तर लगाकर सो जाऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लगती है और वैसे भी मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। तब मैं थोड़ी देर तक सोची और फिर उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। तब उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी, जैसे उसे बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। तब उसने तुरंत ही अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे की ज़मीन पर बिछाकर सो गया। हालांकि उसे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसलिए उसने सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर दिया। फिर मैं भी धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। फिर मुझे बाद में का कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा था, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गई थी। तभी मैंने घड़ी में देखी, तब सुबह के 7 बज चुके थे। हालांकि मैं आमतौर पर 7 बजे ही उठती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गहरी नींद ली हो। फिर जैसे ही मैं उठकर बैठी, मुझे बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पलंग के नीचे देखा तो उसका बिस्तर वहाँ नहीं था, यानी वो उठ चुका था। फिर देखी तो वो बाथरूम में चला गया था। तब यह सब देखकर मैं थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वो लड़का मेरी इजाज़त के बिना मेरे बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा था। तब मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने सोचा, जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि आगे से मेरे बाथरूम का इस्तेमाल ना करे। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसमें चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल खुले और बिखरे हुए हैं। वैसे जब मैं सोई थी तब मैंने बाल बांध रखे थे। फिर मैं जल्दी से उठी और बालों को समेटकर बांध ली। फिर जब मैंने अपना दुपट्टा उठाया और पलंग की चादर देखी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि चादर कुछ इस तरह बिखरी हुई थी जैसे कोई उसमें लेटा हो, और वो भी सिर्फ एक कोने में नहीं बल्कि पूरी पलंग पर।
जबकि मेरी आदत थी कि मैं हमेशा एक ही कोने में सिमट कर सोती थी। तब उस चादर की हालत देखकर मैं डर गई। इतने में वो लड़का अपना सामान उठाकर बाहर जाने लगा। तभी मैंने तुरंत उससे कहा, सुनो जरा रुकना। तब उसे शायद अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने पूछा, रात को तुम कहाँ सोए थे? ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर वो बोला, मालकिन जमीन पर ही सोया था, क्यों क्या हुआ? इस पर मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। फिर जैसे ही वो जाने लगा मैंने फिर से कहा, सुनो एक बात और, अब से मेरे बाथरूम का इस्तेमाल मत करना। उसने कहा, ठीक है मालकिन। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। फिर मैं जैसे ही पलंग से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। शरीर में भी सुस्ती थी, मन भी भारी लग रहा था। तब मैंने बाहर जाकर बैठने की सोची। तब वो लड़का चाय बनाना जानता था, इसलिए मैंने आवाज देकर कही, एक कप चाय बना दो। इस पर वो बोला, अभी बनाकर लाता हूं मालकिन। फिर थोड़ी देर में वो मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और एक कप चाय दिया। तब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ कभी कभी ज्यादा काम करने से ऐसा हो जाता है। इतना कहकर वो बाहर चला गया। फिर मैं सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे इतनी कमजोरी लग रही है। फिर मैंने तुरंत अपने पति को फोन मिलाया, क्योंकि मेरा दिल मेरे पति के जाने के बाद से बहुत भारी महसूस कर रहा था। तो कॉल मिलकर मैं पूछी, निरंजन तुम कब वापस आओगे? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मुझे आए हुए 2 ही दिन हुआ है। तुम्हें तो पता है ना कि जब मैं दूसरे शहर जाता हूं तो 5-6 दिन लग ही जाते हैं। तब वो सही कह रहे थे। वैसे पहले तो मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं किया था, लेकिन न जाने क्यों इस बार कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उन्होंने बताया कि वो अभी ऑफिस के किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं और रात को कॉल करेंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तभी उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर कहा, स्नेहा बताओ क्या हुआ तुम्हें? लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? दोस्तों आपको बता दूं, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की आवाज़ से ही समझ जाते थे कि मन में क्या चल रहा है। तब मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पता नहीं, कल से शरीर बहुत भारी भारी लग रहा है, बहुत थकावट भी महसूस हो रही है। तभी देखी कि सामने वो लड़का खड़ा था और अजीब तरह से मेरी तरफ ही देख रहा था। तब उसकी नज़र जैसे मेरे शरीर पर टिक गई हो, जिससे मुझे बहुत असहज लगने लगा। हालांकि तब मेरे पति से मेरी बात चल रही थी, जो एक निजी बात थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। तब मेरे पति की मीटिंग ज़रूरी थी, तो कॉल कुछ देर में ख़त्म हो गया। फिर मैं थोड़ी देर फिर से उदास होकर बैठी थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। फिर उसने पूछा, मालकिन आपको कुछ चाहिए क्या? तब मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा आराम करना है। लेकिन तब मुझे ऐसा लगा जैसे वो अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। तो मैंने आंखें खोलीं तो उसने तुरंत अपना चेहरा गंभीर बना लिया और कहा, मालकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर कहें तो मैं आपके सिर की मालिश कर दूं, मुझे अच्छी तरह से मालिश करनी आती है। लेकिन तब मैंने उसे मना कर दिया और बस इतना कही, मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना लाओ। तब वो सिर हिलाकर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आया तो मैंने चाय पी, जो थोड़ी ज्यादा ही तेज बनी थी। लेकिन उसे पीने के बाद शरीर में थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे मन कुछ हल्का हो गया हो। फिर धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी और मैं गहरी नींद में सो गई। फिर मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि घर का दरवाजा अभी खुला हुआ है, अगर कोई अंदर आ गया तो। हालांकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था और उसने भी मेरी मौजूदगी में बहुत समझदारी से सब कुछ संभाल लिया था। उस रात करीब 3 बजे थे जब मैं सोई हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी। तब मैंने घड़ी देखी और चौंक गई। शायद मैं ज्यादा देर तक सो गई थी। तब तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही थी। फिर मैं उठी और बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मालकिन अगर आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई हो तो क्या आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? तब उसके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी राह देख रहा हो। तब मैंने उससे पूछा, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कैसे इतनी गहरी नींद में थी? इस पर वो हंसने लगा और बोला, आप इतनी सुकून से सो रही थीं कि आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा।
आपकी नींद में खलल डालना मुझे अच्छा नहीं लगा। तब उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर मैंने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? इस पर वो बोला, मालकिन, मैं तो बस एक नौकर हूं और आप घर की मालकिन हैं और आप इतनी थक गई थीं कि बहुत गहरी नींद में थीं। हालांकि घर के सारे काम तो मैंने पहले ही कर दिए थे और जो काम बचे थे वो भी आपके ही लिए थे। तो मैंने सोचा जब आप सो ही रही हैं तो क्यों ना आपके लिए खाना बना दूं। तब उसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तब मैं उठकर आराम से बैठकर खा रही थी और तभी देखी कि वह दूर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। तो मैंने उसे भी सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। तभी उसी वक्त मेरे पति का फोन आया और मैं बात करने के लिए कमरे में चली गई। तब लगातार 1 घंटे तक मैं अपने पति से फोन पर बात करती रही। तब कमरे का दरवाजा बंद था और वह बाहर था। तब 1 घंटे बीतने के बाद अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। तभी मैंने सुना कि वो चिल्लाकर कह रहा था, अभी और कितनी देर अपने पति से बात करेंगी, मुझे नींद आ रही है। तब वो इतना जोर से बोला कि यकीनन मेरे पति ने भी आवाज सुन ली होगी। तब फोन पर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी मेरे पति हैरानी से कहने लगे, ये किसके सोने की बात कर रही हो तुम? इस पर मैंने जवाब दिया, हमारा नौकर आरुष है, बाहर बहुत ठंड है और पिछले 2 दिनों से ठंड और भी बढ़ गई है, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर ही रहने दिया। फिर मैंने कहा, कल रात भी वो यहीं मेरे कमरे में ही एक कोने में बिस्तर लगाकर सोया था। तब मेरी बात सुनकर कुछ देर तक मेरे पति चुप रहे, फिर सख्ती से बोले, उसे ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर आंगन में जाकर सोने को कहो। अभी वो अकेला है और अभी इतनी भी ठंड नहीं है। वैसे भी एक खाली कमरा है, तो ज्यादा ठंड हो तो उसी में किसी कोने में उसकी बिस्तर लगा दो, वो वहीं सो जाएगा। तब मैं अपने पति के शब्दों का मतलब समझ गई। फिर उनकी बात मानकर मैं बाहर आई और उस लड़के से साफ शब्दों में कह दिया, तू अब इस सिखाई मशीन वाली कमरे में यहीं कोने में बिस्तर लगाकर सो जा, अब मैं तुझे अपने कमरे में नहीं रख सकती। तब उसने गहरी सांस लिया और मेरी तरफ देखकर बोला, ठीक है, मैं तो आपको अपने घर की मालकिन ही मानता हूं, लेकिन आपको तो मेरा भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। तब उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर मुझे शर्म महसूस हुई। इतना मासूम लड़का, उसे मैं कैसे कुछ कह सकूं? फिर भी मेरे पति का आदेश था और उनकी गैर मौजूदगी में उस आदेश को मानना मेरा फर्ज था। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, तू ओसारी में सो जा, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता मत बनाना, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। तब हैरानी की बात यह थी कि ये सब कहने के बाद भी जब मैं अपने पलंग पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगी तो पता नहीं कब मुझे फिर से नींद आ गई। तब रात का कौन सा पहर था, मुझे ये भी पता नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे मेरे पति पास ही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलीं तो जो दृश्य देखी वो चौंकाने वाला था, क्योंकि तब किसी के दबे पांवों की आहट के साथ एक परछाई मेरे कमरे से बाहर जा रही थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं कांप उठी। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि तब भी मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। तब मैं बिना समय गंवाए जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। तब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि वो 18 से 19 साल का नौकर मेरे ऊपर हावी होने की हर वो कोशिश कर चुका है और उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार भी किया है, और तभी उसने मुझे मेरे ही कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अब मैं यह सोच सोच कर पागल हो रही थी कि एक 18-19 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, और मैंने ऐसा होने कैसे दिया। और सबसे बड़ा सवाल, मेरे पति घर क्यों नहीं आए? फिर अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो वह नौकर अब भी ओसारी में सोया हुआ था। फिर जब मैं उसके पास गई तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, जैसे कि वो सब कुछ समझ गया हो। लेकिन तब मैंने उसका कोई परवाह नहीं की और घर का हर काम खुद ही करने लगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि वह लड़का उम्र से भले ही छोटा है, लेकिन उसकी नज़रें और उसकी हरकतें किसी भूखे भेड़िए जैसी हैं। अब मैंने ठान लिया कि उसे दोबारा कभी अपने कमरे के आसपास भी नहीं आने दूंगी। तब मुझे शक था कि शायद वह मुझे कोई बेहोशी की दवा देता था, जिससे मुझे होश नहीं रहता था।
लेकिन अब मैं पूरी तरह सतर्क थी। फिर एक रात उसने मुझसे कहा, मालकिन मच्छर वाली स्प्रे दीजिए, मैं कमरे में छिड़क दूं। तब मैंने कुछ सोचकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। फिर वह चुपचाप चला गया। उस दिन मैंने जानबूझकर कमरे में मच्छर वाली स्प्रे नहीं छिड़की, क्योंकि उस रात मेरे पति आने वाले थे। तब मैं बिस्तर पर लेटकर ऐसे सोने का नाटक करने लगी जैसे गहरी नींद में हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। तब कोई अंदर आया और धीरे धीरे बोला, मालकिन जाग रही हैं या सो गई हैं? मैं आ गया हूँ आपके साथ रात बिताने के लिए। तब उसे शायद यकीन हो गया था कि मैं सच में सो रही हूँ। तभी वह अपनी असलियत पर उतर आया। तब मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे अस्तित्व को छू रहा हो। उसी पल अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरे पति भी कमरे में आ गए। तब तक वो लड़का अपने कपड़े उतार चुका था और जब उसने मेरे पति को सामने देखा तो घबरा गया। तब मैं भी तुरंत उठकर बैठ गई। फिर मेरे पति ने मुझे देखा तो वो चौंक गए। फिर मैंने उस समय पूरी बात उन्हें बता दी, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं थी जो सही समय पर चुप रहकर खुद को और नुकसान पहुंचाए। फिर मेरे पति ने बिना समय गंवाए उस लड़के की गर्दन पकड़कर दीवार से टकराकर उसे मारने लगे। हालांकि जब वह हमारे घर आया था तब हमने उस पर तरस खाकर उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन उसने उसी थाली में छेद करना शुरू कर दिया जिसमें वह खा रहा था। पहले तो वह कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मेरे पति ने उस पर हाथ उठाया तब वह रोने लगा और उसने जो बताया वह हमारी कल्पना से परे था। उसने कहा कि जब वह 6 साल का था तब अनाथाश्रम से एक आदमी उसे अपने साथ ले गया। फिर उस आदमी ने उसे अपने घर का नौकर बना दिया, लेकिन उसके साथ ही बुरा बर्ताव भी करने लगा। तब वह आदमी उसे गलत तरीके से छूता था, उसकी भावनाओं से खेलता था और उसे गंदे काम करने पर मजबूर करता था। वह मारता भी था और डराता भी था कि अगर उसने कुछ बताया तो बुरा होगा। फिर उसने कहा कि शायद इसी कारण वह समय से पहले बड़ा हो गया, क्योंकि तब उस आदमी ने उसके साथ वे सब गंदे काम किए जो आमतौर पर पति पत्नी के बीच होते हैं। फिर जब वह इससे ऊब गया तो उसने कोई और नौकर रख लिया और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर जब वह हमारे घर आया और मुझको देखा तो उसे एक अजीब तरह का लगाव महसूस हुआ। फिर उसने मेरे हाव भाव देखकर कुछ ऐसा समझ लिया जो नहीं समझना चाहिए था। शायद इसी कारण उसने ऐसी हरकत की। फिर आगे उसने बताया कि जब वो मेरे लिए चाय या खाना बनाता था तो उसमें नशे की गोली डाल देता था, जिससे मैं सो जाती थी। फिर मेरे सो जाने के बाद वो कमरे में आता था। तब तक उस दवा की असर मुझ पर हो गई होती थी। फिर वो मेरे साथ अपने जीवन का सुख दुख बांटता था, यानी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर आगे उसने कहा कि मुझे मालकिन की शरीर से बहुत लगाव हो गया है। तब जब वह लड़का रो रो कर मेरे पति से यह सब कह रहा था, तभी मेरे पति वापस से उसे मरने लगे। फिर वो लड़का माफ़ी मांगने लगा। तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और थोड़ा भी अफसोस हुआ। फिर मेरे पति ने उसी वक्त घर से निकाल दिया, लेकिन तभी वह रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसने वादा किया कि अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लड़कों को घर में रखना कोई समझदारी नहीं थी। हालांकि उसे इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले उसके मालिक की थी, जिसने उसे अनाथ आश्रम से लाया था। अगर अनाथ आश्रम वालों ने थोड़ी जांच की होती तो यह बच्चा आज इस हाल में नहीं होता। तब मेरे पति ने उसे पूरी रात घर के गेट के बाहर बैठा दिया और सुबह उसे खुद पुलिस के हवाले कर दिया। फिर उसने पुलिस को भी पूरा मामला बताया। फिर उसे बच्चों की जेल में रखा गया और कोशिश की गई कि उसका स्वास्थ्य और व्यवहार सुधरे, ताकि वह भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सके। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति बने रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। वैसे हमारे बीच इतना प्यार था कि मैं इन सब घटना से अपने पति के आगे शर्मिंदा भी हुई। लेकिन मेरे पति ने कहा, यह मेरी ही गलती है, मुझे ठीक से जांच करके उस नौकर को लाना चाहिए था। जो हुआ वह अब नहीं बदल सकता। हालांकि अब मैं सतर्क रहूंगा और आगे से सब ध्यान रखूंगा। फिर मेरे पति ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो इस बात की किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। तो दोस्तों,
यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।